कल के वीडियो लेक्चर में अपन ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सीखा। आज हम अक्ष पर न लेकर के बेटा निरक्ष की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन वही है अपन का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई निकालनी है। अब दो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन ए था अक्ष पर और क्वेश्चन नंबर बी है निरक्ष पर। एक बात और बताऊं बेटा कि ये जो निरक्ष है ना, जरूरी नहीं है कि परीक्षा में ये निरक्ष लिख के आए। परीक्षा में ये विषुवतीय तल के नाम से भी आ सकता है। क्या आ सकता है? विषुवतीय तल, ठीक है ना। तो निरक्ष और विषुवतीय तल अगर दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा हुआ है तो आप मान लीजिए कि वो एक ही प्रश्न है। हालांकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस चैप्टर में देखिए मेन डेरिवेशन तो दो ही है, ठीक है ना। एक अक्ष और निरक्ष वाला है और एक उधर कूलॉम्स लॉ जो अपन ने पहले स्टडी किया था। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को यहां पर देखना बड़े आराम से। वैद्युत द्विध्रुव का है तो आपने लास्ट के जो सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें वैद्युत द्विध्रुव सीखा होगा। क्या था? एक ऐसा कोई निकाय जिसमें कोई दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे थे। तो ध्यान देना, दो आवेश ले, ध्यान देना इस क्वेश्चन के डायग्राम पर। एक आवेश लिया मैंने माइनस का क्यू, ठीक है ना। एक आवेश ले लिया बेटा मैंने प्लस का क्यू। अब ये दोनों आवेश बराबर भी है और विपरीत भी है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अच्छा, एक दूसरे से अल्प दूरी, वो अल्प दूरी अपन कितना लेते हैं? आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा 2a, ठीक है ना। चलिए द्विध्रुव का नाम रख दिया AB, ठीक है, और बीच की दूरी है इसका 2a। क्लियर? इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O को इसका क्या कहते हैं? द्विध्रुव का K। वेरी गुड, क्लियर। अब यहीं से अंतर ले लें। अगर आपसे अक्ष पूछा जाए तो आप इधर की ओर बढ़ जाएंगे, इसको मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा दीजिए तो अक्ष आएगा। जैसे मैंने इसको या डॉट डॉट आगे बढ़ाया तो ये क्या कहलाएगा बेटा? अक्ष। लेकिन ये प्रश्न हमारा किसका है? निरक्ष का। तो आप एक कार्य करिए ना, इसके केंद्र से लंबवत ऊपर जाइए, ठीक है ना। केंद्र से लंबवत ऊपर चले जाइए तो ये जो लंबवत अपन ऊपर जा रहे हैं तो ये कहलाएगा इसका क्या? निरक्ष। सिंपल है। अब हमारा प्रश्न निरक्ष का है, अक्ष का तो नहीं है। अक्ष का अगर नहीं देखा है तो इससे पहला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्ष पर एक पॉइंट ले लो P, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, एक बात बताओ बेटा, ये टोटल दूरी कितनी है? 2a। सर यहां से यहां तक कितना होगा? a, और यहां से यहां तक कितना होगा? a। तो 2a हो गया, क्योंकि केंद्र तो मध्य बिंदु है। अच्छा, अब दूसरी बात, इस P पॉइंट पर तीव्रता निकालनी है माइनस क्यू के कारण, तो मिला दिया। इसी P पॉइंट पर तीव्रता निकालनी है प्लस क्यू के कारण, इसको भी मिला दिया। यानी कि तीव्रता आएगी दो, प्लस क्यू के कारण P पे अलग आएगी, माइनस क्यू के कारण P पर अलग आएगी। फिर दोनों का परिणाम ही निकाल लेंगे जैसे अपन ने अक्ष में किया था। कोई डाउट तो है नहीं उसमें। अच्छा, एक बात बताइए, किसी पर धनावेश कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है। और ऋणावेश कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको जो PDF फाइल है उसमें आपको मिल चुके होंगे। तो क्या था? वैद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से जाती है दूर, तो धनावेश ये रहा, यहां धनावेश से ये वैद्युत क्षेत्र रेखा दूर की ओर जाएगी, तो ये गया। इसका नाम रख दिया अपन ने E1, पहली तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1। अच्छा, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आती है, तो यह है ऋणावेश। P पॉइंट से ये तीव्रता अंदर की ओर आ रही है, जिसका नाम रख दिया मैंने E2। नहीं आया समझ में? दोबारा समझ।
प्लस क्यू चार्ज होगा तो तीव्रता दूर जाएगी, माइनस क्यू होगा तो अंदर की ओर आएगी, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से दूर जाती है और ऋणावेश में अंदर प्रवेश करती है। क्लियर? तो धनावेश से दूर जा रही है उसका नाम रखा E1, ऋणावेश में जो प्रवेश कर रही है उसका नाम रख दिया E2। तो अपन के पास अब दो तीव्रता है, E1 और E2। अब अपन को दो नहीं, अपन को तीव्रता चाहिए एक, तो वो हम कैसे निकालेंगे उसको यहां देखना होगा। सबसे पहले इस डायग्राम के थ्योरी को अपन तैयार करें। सर डायग्राम के थ्योरी क्या लिख के आएंगे वो भी बहुत जरूरी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, क्लियर, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। ए से द्विध्रुव के निरक्ष पर, ठीक है ना, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें लगाएं तो आप देख सकते हो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, जिसका आधार है A, लंब है R। तो बेटा कर्ण क्या होगा, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा बिल्कुल समकोण त्रिभुज इधर भी बन रहा है, यहां आधार है A, लंब है R, तो कर्ण क्या होगा बेटा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A। क्लियर? अब हम एक काम करें, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2 का फॉर्मूला लिखना है। तो आपने लिखा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू के कारण अपने जो तीव्रता मानी है वो क्या है, E1। अच्छा तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, याद करिए, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्टडी किया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन में दूरी का स्क्वायर। तो अपन लिखे प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं तो के क्यू अपॉन क्यू से पी पॉइंट की दूरी क्या है, दूरी है ये, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दूरी का होल स्क्वायर लगाओगे, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि आपका E1 आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? बहुत सिंपल है। ऐसे माइनस क्यू के कारण लिखो, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है ना? अच्छा माइनस क्यू के कारण तीव्रता क्या सपोज किया अपन ने, E2, फॉर्मूला वही रहेगा के क्यू अपन दूरी का स्क्वायर, तो अपन ने लिखा के क्यू अपन दूरी। बेटा पी पॉइंट से माइनस क्यू की आप दूरी देख रहे होंगे वही है, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस दूरी का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब यहां देखिए E1 और E2 क्या दोनों का परिमाण समान है? आप समीकरण नंबर 1 का जो मान आ रहा है उसको देखिए, क्लियर, और समीकरण 2 का जो मान आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों की दिशा अलग अलग है, एक की दिशा इस डायरेक्शन में है और एक की दिशा इस डायरेक्शन। अब यहां गड़बड़ हो रही है, अगर दोनों E1 और E2 दोनों की दिशा समान होती, इस तरीके से एक ही लाइन पर होती, तो अपन परिणामी निकालने के लिए इसको कर देते हैं E1 प्लस E2। क्लियर है ना? और यदि इन दोनों की दिशा ऐसे होती, E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो परिणामी निकालने के लिए अपन एक में से दूसरे को घटा देते, यही तो करते हैं।
अगर समान दिशा होगी तो अपन जोड़ देंगे, विपरीत दिशा होगी तो घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर चित्र में देखिए E1 और E2 दोनों की दिशा अलग अलग है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे देखिए। हाँ तो बेटा अभी हमने देख लिया है कि E1 E2 दोनों के परिमाण समान है, क्योंकि दोनों का आंसर एक जैसा आ रहा है। तो मैंने लिखा E1 व E2 दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो परिमाण समान है। परंतु अभी मैंने क्या बताया, दिशा अलग अलग है, ना तो एक ही डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, बल्कि इस तरीके से E1 इधर जा रहा है E2 नीचे जा रहा है ऐसे। लेकिन E1 E2 की दिशा अलग अलग है, परंतु दिशा कैसी है बेटा, अलग अलग है। इसलिए इन्हें एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है ऐसी कंडीशन में, वो घटक तोड़ना। ठीक है ना, क्यों भाई घटक पते बताए ना घटक कैसे तोड़ने हैं। वेरी गुड। इसलिए इन्हें घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, अब बेटा इसको घटकों में वियोजित करना है, घटक तोड़ना है, उस पॉइंट पर विशेष फोकस देना, क्योंकि इस डेरिवेशन का मेन पॉइंट है वो इसके कंपोनेंट को डिवाइड करना। देखिए E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है इस P पॉइंट से। ठीक है ना, यहां पर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। अब देखना बहुत, अगर मैं यहां पर ये एंगल थीटा सपोज करूं, क्या कहा मैंने, ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। अगर ये थीटा है तो कहीं ना कहीं इसका एकांतर कोण ये थीटा होगा। क्लियर है। और बेटा यदि ये थीटा है तो ये वाला हिस्सा भी थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों की लाइन की मध्यस्थ लाइन है। इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। दोबारा सुनिए, ये एंगल थीटा है तो इसका एकांतर ये थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब अपन इसको घटकों में तोड़ सकते हैं। ध्यान देना घटकों में कैसे तोड़ें। सबसे पहले E1 की बात कर लें। E1 ऐसे जा रहा है ना, आप उसे रफली समझ लें, E1 ऐसे ही जा रहा है तो अपन ने E1 को ऐसे लिख दिया A1। अच्छा कौन से पॉइंट से जा रहा था, P पॉइंट से। अच्छा, जिसके घटक तोड़ने हो उसको दो समकोणिक रेखाओं के बीच में लेना। ठीक है। अब देखो E1 जो लाइन है उसके जस्ट नीचे आपको थीटा दिखाई दे रहा है। E1 लाइन के जस्ट नीचे यहां थीटा दिखाई दे रहा है, E1 के जस्ट नीचे। ठीक है। अब ये थीटा वाली लाइन क्या होती है, आधार। आधार का कनेक्शन किससे, कॉस से। तो इस घटक का नाम क्या हो गया, घटक प्रति E1 cos थीटा। वेरी गुड। अच्छा बचे हुए लाइन, इसका घटक क्या होगा, A1 sin थीटा। चलिए बेटा E1 के घटक आपके सामने आ गए। अब बात कर ले E2 की। तो E2 की डायरेक्शन किधर जा रही है, नीचे की ओर। तो अपन ने यहां एक नीचे की ओर लाइन खींची और जिसका नाम रख दिया E2। किस पॉइंट से खींची थी सर, P पॉइंट से खींची थी। देखिए P पॉइंट से नीचे की ओर लाइन जा रही है E2। अगर हमें किसी लाइन के घटक तोड़ने हैं तो उसको दो समकोणिक रेखाओं के मध्य लेना है, एक ये और एक ये। आ गया ना। अच्छा अब E2 के घटक को आसानी से तोड़ सकते हैं, बट यहां देख ले डायग्राम में E2 वाली जो लाइन आ रही है इस लाइन के जस्ट ऊपर थीटा है, E2 लाइन के जस्ट ऊपर। तो ये E2 लाइन के जस्ट ऊपर यहां थीटा एंगल लेना है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको सेम चलना है, E2 के जस्ट ऊपर थीटा। थीटा वाली लाइन आधार, आधार का कनेक्शन कॉस से, तो इसका घटक हो गया A2 cos थीटा और इसका घटक हो गया A2 बचा हुआ sin। अब ये दो डायग्राम हो गए। अब इन दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा करिए। ठीक है, इन दोनों डायग्राम्स को प्लस करिए। प्लस करिए तो पता चलेगा आपके पास डायग्राम क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को यहां बना लें। ये डायग्राम बन गया जिस पर ये लाइन है,
जो बता रही है E1, ये लाइन अपन का बता रही है E1 साइन थीटा, ये एंगल थीटा, और ये लाइन बता रही है E1 कॉस थीटा। अपन ने क्या किया, इस डायग्राम को यहां कॉपी कर लिया। क्लियर है? ठीक। अब ध्यान देना कि अपन क्या करें, इस डायग्राम को यहां तो कॉपी कर लेते हैं और इस डायग्राम को इसमें एडजस्ट करना है। तो देखिए इधर जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उसका नाम है E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। जो वर्टिकली डाउनवर्ड में लाइन जा रही है इसका नाम है E2 sin थीटा। क्लियर? और जो ये नीचे की ओर तिरछी लाइन जा रही है इसका नाम है E2, और यहां पे एंगल है थीटा। अपन ने कुछ नहीं किया बेटा, इन दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा कर दिया। कौन से पॉइंट से? P पॉइंट से। P पॉइंट को P पॉइंट पर ला करके रख दिया और डायग्राम ये बन गया। अब इस डायग्राम में देखिए कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। देखिए बराबर कैसे? E1 की वैल्यू E2 के बराबर है तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी? अपोजिट। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे निराश। ठीक है? अब बचे कौन से? ये डायरेक्शन वाले E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये जुड़ जाएंगे। इस तरीके से हम अपने डायरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान देना आगे। हाँ बेटा, अब हम निकालते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सीधा फंडा दिमाग में लेके आए कि E1 sin से E2 sin अपोजिट होने के कारण निरस्त हो गए। अब बचा cos, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए E1 cos भी इधर जा रहा है, E2 cos भी इधर जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो परिणामी E निकालने के लिए अपन लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और E1 E2 के वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके हैं समीकरण 1 और 2 में। वो क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करो। ठीक है? तो अपन ने रखा मान रखने पर E1 E2 के मान रखें तो आएगा आपके पास E बराबर E1 की जगह KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में लिखा हुआ है cos थीटा, प्लस E2 के वैल्यू भी वही है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साथ में लिखा हुआ है cos थीटा। अब बेटा E इज इक्वल टू, आगे ध्यान देना, ये जो टर्म लिखा है वही टर्म ये लिखा है, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए बेटा। तो एक KQ और एक KQ मिला के 2 हो जाएगा। तो अपन ने लिखा 2KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, इनटू साथ में लिखा हुआ है cos थीटा। ठीक, यह अपन ने समीकरण नंबर 3 बना दिया। अब एक काम करें, डायग्राम पर आया, डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू निकालें। ठीक है? अब देखिए डायग्राम पर अपन कैसे आते हैं। डायग्राम पर देखिए अपन को cos थीटा की आवश्यकता है ना, तो बेटा आप सबने लाल बटे कक्का को स्टडी किया, लाल बटे कक्का। ठीक है? तो ये साइन होता है, ये cos होता है, बीच वाला cos है ना, तो cos थीटा क्या हो गया बेटा? आधार बटे कर्ण। तो अपन यहाँ डायग्राम पर देख ले, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है। आधार कितना है आपके पास? a। इस समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है ना, इसमें आधार हो गया a और कर्ण हो गया a। तो a अपॉन कर्ण की जगह अंडर रूट में लिखा हुआ है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस cos थीटा की जो ये वैल्यू है, इस cos थीटा की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 3 में लगाएंगे। अब देखो cos थीटा की जब वैल्यू पुट अप कर ले तो a इक्वल टू 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? पीछे से a अपॉन अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर देखना ई निरक्ष पर तीव्रता आपका थोड़ा सा 1-2 लाइन और समाप्त होने जा रहा है। तो बेटा इसको आगे देखें, ए इक्वल टू 2KQA, 2KQA, क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ब्रैकेट है, कोई पावर नहीं है तो एक तो है ही। यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ रूट है तो रूट की पावर 1/2, तो अब बेटा यहाँ पावर ए, यहाँ 1/2 और गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, तो अपन के पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देख ही रखा था कि आर की वैल्यू ज्यादा है या ए की वैल्यू ज्यादा है। इस डायग्राम में आर की वैल्यू ज्यादा है, ए की वैल्यू कम है, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन में ए स्क्वायर को क्या लेंगे, नगण्य, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व किए लेते हैं अपन। E इक्वल टू के को अलग लिखो, कांस्टेंट है ना, आगे लिखा 2QA अपॉन ए स्क्वायर नगण्य में चला गया तो ए स्क्वायर को लिखना ही नहीं है अपन को, क्या लिखना है आर स्क्वायर और होल पावर कितनी लिखनी है बेटा 3/2, इस 2 घात से 2 घात कट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ 2QA क्या है, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा तो आपको पता होगा, दो ध्रुव, जैसे वैद्युत दो ध्रुव था -Q प्लस Q, बेस के दूरी 2a, तो दो आवेशों में से एक आवेश और बीच की दूरी का गुणनफल Q × 2a, दो ध्रुव आघूर्ण किससे लिखते थे, P से, तो बेटा 2QA P हो गया, तो E बराबर लिखेंगे अपन K P अपॉन R की पावर 3, तो ये निकल के आ गया ए निरक्ष, क्लियर है। अच्छा इससे पहले वीडियो लेक्चर में अपन ने ई अक्ष निकाला था, देखा है ना वीडियो, नहीं देखा तो उसको देख ले, ई अक्ष, और उसका आंसर आया था 2KP अपॉन R। अपन देख सकते हैं अक्ष में आता था 2KP अपॉन RQ, निरक्ष में आता है KP अपॉन RQ। यदि मेरे से पूछ लिया जाए ई अक्ष अनुपात ए निरक्ष क्या होगा, तो मैं आंसर क्या दूंगा, अक्ष में है 2, निरक्ष में है 1 KP, तो 2 अनुपात 1, अतः अक्ष की तीव्रता निरक्ष की 2 गुनी होती